जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। साथियों, सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिए और सभी जानकारी को नोट जरूर कर लिया कीजिए ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपके काम आ सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो साथियों, जो सबसे पहली जानकारी है यहाँ से मैं आपको बता दूं, जोथम नापत वानुअतु के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। अब साथियों, जोथम नापत नाम जरूर याद रखेंगे। जोथम नापत, इनको वानुअतु का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब साथियों, जरा हम लोग वानुअतु के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये वानुअतु क्या है? तो दोस्तों, वानुअतु जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ये एक द्वीपीय देश है। ये एक द्वीपीय देश है और कुल मिलाकर इस देश में 80 द्वीप शामिल है। कितने द्वीप दोस्तों? 80 द्वीपों का एक देश है और दक्षिण प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? इसकी कैपिटल के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम आप जरूर याद रख लेंगे। इसकी राजधानी है पोर्ट विला। याद रखना है दोस्तों, पोर्ट विला इसकी राजधानी है और जोथम नापत को यहाँ का क्या बनाया गया है? प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी मित्रों, 24वां दिव्य कला मेला को लेकर। अब साथियों, 24वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हो रहा है या कहाँ शुरू किया गया दोस्तों इसे? तो जम्मू के गुलशन ग्राउंड में। याद रखेंगे, जम्मू के गुलशन ग्राउंड में इस दिव्य कला मेला का शुरुआत किया गया। इसका उद्घाटन साथियों किसके द्वारा किया गया? तो जम्मू के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, जम्मू के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा तथा देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जी हाँ, देश के सामाजिक न्याय एवं केंद्रीय अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस दिव्य कला मेले का उद्घाटन जम्मू के गुलशन ग्राउंड में किया गया। दोस्तों, अब ये जो दिव्य कला मेला का आयोजन हो रहा है इसके बारे में मैं बता दूं कि देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का अपना एक विभाग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। जी हाँ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, आप जरूर इसे नोट कर लेंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहां से अगली जानकारी राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 को लेकर है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के द्वारा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, इनके द्वारा साथियों राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई और अब इस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रैंकिंग दी जाती है, ठीक है, उनके पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति के आधार पर। तो ये जो रैंकिंग जारी की गई, इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो साथियों, ये आप जरूर मेंशन करेंगे, आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। शीर्ष स्थान पर इस रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो शीर्ष रैंकिंग पे कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक। तो इसका अगर प्रश्न आपसे बनता है एग्जाम में कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 के आधार पर निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो साथियों, आपका आंसर क्या होगा? इसमें कर्नाटक होगा। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो एसपी सिंह बघेल के द्वारा जारी की गई। सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब जानकारी आती है प्लेटफॉर्म मित्र को लेकर। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म मित्र क्या है, जरा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्लेटफॉर्म मित्र दरअसल ये सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सेबी, जिसे हम सभी जानते हैं भारत में शेयर बाजार का, ये सेबी जो है ना दोस्तों, ये क्या है? शेयर बाजार का एक रेगुलेटर के रूप में काम करता है, एक विनियामक के रूप में काम करता है, शेयर बाजार का विनियामक है। और दोस्तों, इसका फुल फॉर्म, इसका कंप्लीट फॉर्म क्या होता है? तो इसका कंप्लीट फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
जिसे हम लोग हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं। और इसी के द्वारा मित्र नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब ये मित्र प्लेटफॉर्म का काम क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जितने भी निवेशक होते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे निवेशकों और ऐसे इन्वेस्टर्स के तरफ से जो भी म्यूचुअल फंड फोलियो जो होते हैं, जो कि पिछले 10 वर्षों से निष्क्रिय हो गए हैं, तो ऐसे निष्क्रिय पड़े म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रेस करना, ठीक है, और उसे पुनर्प्राप्ति करना मुख्य रूप से इस मित्र प्लेटफॉर्म का एक उद्देश्य है। तो यहाँ से दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ मित्र का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों मित्र का पूर्ण रूप यहाँ से मैं आपको, चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मित्र का पूर्ण रूप है दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, ये इसका अपना पूर्ण रूप है, जिससे किसके द्वारा जारी किया गया? सेबी के द्वारा जारी किया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 को लेकर। अब साथियों फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 ये किसे दिया गया? तो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा इकाई, जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा इकाई एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड को ये पुरस्कार दोस्तों चेन्नई में प्रदान किया गया। कहाँ प्रदान किया गया? चेन्नई में एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया। दोस्तों यहाँ से आपको बता दूं कि ये पुरस्कार जो एनटीपीसी को प्रदान किया गया, ये किसके द्वारा प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये प्रदान किया गया यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। जी हाँ, एक बार फिर से आप जानेंगे, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड को चेन्नई में एक समारोह के दौरान ये पुरस्कार जो है, ये अवार्ड जो है प्रदान किया गया। अब दोस्तों फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ये एनटीपीसी को दिया क्यों गया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एनटीपीसी की रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सिद्धांतों के माध्यम से पानी के उपयोग के प्रति एक कह सकते हैं सुधार की प्रतिबद्धता को लेकर यह पुरस्कार जो है ये एनटीपीसी लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है ना, ये क्या है? ये एनटीपीसी का अपना एक सिद्धांत है, जिसके कारण क्या किया जाता है, पानी का जो उपयोग है वो सही तरीके से करने के प्रति एक प्रतिबद्धता इसकी अपनी है। और दोस्तों इसे ही लेकर एनटीपीसी को यह पुरस्कार जो है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली जानकारी है दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन। अब साथियों दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन, साथियों चीन ने, सबसे पहले आप कंट्री का नाम याद रखेंगे। अब चीन ने क्या किया दोस्तों? डीप ओशन स्पेस स्टेशन, डीप ओशन स्पेस स्टेशन नामक एक कह सकते हैं अपनी एक महत्वाकांक्षी परियोजना को इसने मंजूरी प्रदान की है। अब दोस्तों डीप ओशियन स्पेस स्टेशन ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इससे समुद्री अन्वेषण करने में सहायता प्राप्त होगी चीन को, और चीन ने दोस्तों 2030 तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है। और ये जो स्पेस स्टेशन होगा समुद्र के भीतर होगा, और कितनी गहराई में होगा दोस्तों? तो ये 2000 मीटर की गहराई में इसे स्थापित किया जाएगा। 2000 मीटर की गहराई में इसे स्थापित किया जाएगा। और इसमें दोस्तों 6 व्यक्ति या 6 वैज्ञानिक, ठीक है,
6 व्यक्ति या 6 वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं, करीब 1 महीने तक, ठीक है ना, अपने अन्वेषण के कार्यों को समुद्र के भीतर 2000 मीटर की गहराई में जाकर ये पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आप इसे डबल मार्क लगा लेंगे, डबल स्टार आप लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में शुरू। अब साथियों विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ शुरू हुआ दोस्तों, ये दुबई में शुरू किया गया, ठीक है, याद रखेंगे दुबई में ये आयोजन हो रहा है दोस्तों। अब आपको बता दूं कि आयोजन इसका हो चुका है लगभग, मैं आपको बता दूं कि 11 से लेकर 13 फरवरी में, 11 से 13 फरवरी के बीच में इसका आयोजन दुबई में किया गया। और भारत की ओर से किसने भाग लिया इसमें, तो दोस्तों भारत की ओर से देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नाम क्या है, श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव, ये भारत की ओर से इसमें शामिल होने का कार्य किए। तो फिलहाल आप याद रखेंगे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, दुबई में किया गया। कब से कब तक किया गया, 11 से 13 फरवरी के बीच किया गया। और भारत की ओर से सहभागिता किसने निभाई, तो पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है थाईलैंड में संवाद के चौथे संस्करण को आभासी रूप से संबोधित किया। अब दोस्तों यहाँ पे आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं कौन है ये, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, अब इन्होंने दोस्तों थाईलैंड में संवाद के चौथे संस्करण को वर्चुअली क्या किया है दोस्तों, संबोधित करने का काम किया है, एड्रेस करने का काम किया है। जरा इसके बारे में आपको विस्तार से बता दूं। सबसे पहले तो आप ये जानें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को संवाद, संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए, संघर्ष विषय थोड़ा लंबा है मुझे देखना पड़ रहा है, आप जरूर इसे लिख लेंगे, संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल के, वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल के, वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल के चौथे संस्करण, जी हाँ फोर्थ संस्करण के ऊपर एक संवाद आयोजित किया गया था। और इस संवाद को किसने संबोधित किया दोस्तों, तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। कैसे संबोधित किया, 14 फरवरी की तारीख को वर्चुअली इन्होंने संबोधित किया है। अब दोस्तों ये जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आयोजन दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और दोस्तों थाईलैंड का एक शहर है, यूनेस्को धरोहर शहर है दोस्तों, अयुत्या। जी हाँ, याद रखेंगे अयुत्या। तो ये 2 शहरों में इसका आयोजन किया गया दोस्तों। बैंकॉक आप सभी को पता है थाईलैंड की अपनी राजधानी है ये, जबकि अयुत्या क्या है दोस्तों, एक यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल एक शहर है दोस्तों। इस शहर की खास बात क्या है, भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए, जी हाँ भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए इस शहर की स्थापना की गई थी। शहर का नाम क्या है दोस्तों, अयुत्या। जी हाँ, याद रख लेंगे शहर का नाम क्या है, अयुत्या। और यहाँ पर जो आयोजित संवाद कार्यक्रम हुआ, इस संवाद कार्यक्रम को संबोधित किसने किया, देश के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, वर्चुअल माध्यम से इन्होंने संबोधित किया। तो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट जानकारी की ओर। और यहां से अब जानकारी है दोस्तों क्विज के रूप में नया प्रश्न आ रहा है हम लोगों के लिए, हमें इसका उत्तर देना है। साथियों आप देख सकते हैं जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अब जोथम नापत के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, इन्होंने कौन से देश का प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है वानुअतु, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ। अब साथियों 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ, मैंने आपको बताया था गुलशन ग्राउंड जम्मू। जी हाँ, गुलशन ग्राउंड जम्मू में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया। दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी थी, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला प्रश्न है प्लेटफॉर्म मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों मैंने आपको जानकारी दे रखी है, प्लेटफॉर्म मित्र सेबी के द्वारा। जी हाँ, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अर्थात सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया? दोस्तों मैंने संगठन का नाम आपको बताया था, किसके द्वारा प्रदान किया गया आप यहां देख सकते हैं आसानी से, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। जी हाँ, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां शुरू हुआ? तो साथियों विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? यह दुबई में किया गया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्री अनुसंधान केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी है? अब दोस्तों दक्षिण चीन सागर में अभी मैंने आपको बताया कि गहरे समुद्री अनुसंधान केंद्र जो है वो बनाया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा? तो चीन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, संवाद, संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया? अब साथियों अभी अभी इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी और इस संवाद में ठीक है वर्चुअली रूप से संबोधन का कार्य किसने किया? तो वर्चुअली रूप से संबोधित करने का कार्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और कार्यक्रम का आयोजन कहां हुआ था? तो ऑप्शन ए थाईलैंड में हुआ था, अर्थात आपका आंसर ऑप्शन ए होगा यहां से। अगला प्रश्न है आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। अब यहां से साथियों ये जो प्रश्न है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? अब साथियों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? तो दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले यहां से कि अलग अलग राज्यों में जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगी उसके लिए अनुच्छेद एक ही होगा। और आपको प्रश्न इसी रूप में बताना है दोस्तों। यहां से जो प्रश्न आपसे पूछा गया है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 377। दोस्तों अब ये प्रश्न आप करंट अफेयर्स का कह लें या फिर इस प्रश्न को आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न मुख्यतः आप समझ ले, या इस प्रश्न को आप स्टैटिक जीके से रिलेटेड समझ ले। अब जिस रूप में भी चाहिए ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण तो हो जाता है। और चूंकि इस प्रश्न को आज का प्रश्न के रूप में मैंने इसलिए डाला क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी। और इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में मणिपुर में वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं जुटा सका, जिसके बाद वहां पे एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई और उसके बाद राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वहां पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा फिलहाल कर दी गई है। तो साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब दे जाइए। दोस्तों अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को यूं ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्द हो सके तुरंत आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी इसका लाभ लेने का अवसर प्रदान कीजिए। दोस्तों अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को यूं ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।